हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते रहिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे किस चीज को छोड़कर बाकी चीजों से लिंग भूमिकाएं, मतलब उन्हें लिंग के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है। सामाजिकरण समाज से तो पता ही चलता है। उनकी संस्कृति संस्कृति भी बताती है आपके लिंग के बारे में। उनकी ट्यूशन या फिर मीडिया, मीडिया में पता चलता है लिंग संबंधी काफी सारी बातें होती हैं कि महिला पुरुष ये सब लिंग की बातें हैं। तो ट्यूशन में लिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो हम लोग टिक लगाएंगे ट्यूशन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, तो जो आलोचनाएं हैं, जो भी हमारी परीक्षण, जो भी एग्जाम लेने की जो तरीका है, उसकी जो आलोचनाएं हैं उनमें से एक क्या है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, मानकीकृत परीक्षण की, या फिर परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, या फिर वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, या फिर वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है। बच्चे के लेवल की ही परीक्षण होगा। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ऐसा भी नहीं है, लागू किए जा सकते हैं बिल्कुल। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीरें नहीं देते, बिल्कुल वो देते हैं, बच्चा कैसा है कैसा नहीं। लेकिन क्या है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। जो मानकीकृत परीक्षण होता है, जो कंफर्म होता है कि पहले ऐसे ही ऐसे होगा, अगर हम वही कर रहे हैं तो फिर हम लोग चीज को फॉलो कर रहे हैं जो चलती चली आ रही है। हम लोगों को वो ना करके कुछ नया करना है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। एकाधिक बुद्धिमानी, मतलब एक से ज्यादा बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है, कि मतलब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पहले ही क्वेश्चन हम लोगों को आंसर सही मिल गया, तो हम लोग आगे नहीं देखेंगे। इसका आंसर सिंपल सा यही होता है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आया है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसका मतलब समझ रहे हैं। शिक्षक क्या करते हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इसका यहाँ से देखिए, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। अब बच्चे से पहले हम लोग सीखेंगे कि उनकी जरूरतें क्या है, उसके अनुसार अपने नियम बनाएंगे। ये तो आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। अब आगे देखते हैं। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि बच्चे कैसा एग्जाम में प्रदर्शन कर रहे हैं उससे उन्हें फिर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे ना। बच्चों को प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने में के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने। भाई बच्चों को सीखने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो बच्चा बेशर्म में आएगा। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की प्रगति क्या है या फिर उनका उपलब्धि स्तर क्या है उसको जानने में उपयोग कर सकते हैं, या फिर बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षक रणनीति का चयन करने में। दोस्तों इन दोनों, ये दोनों तो बिल्कुल रॉन्ग हो गए, क्योंकि इसमें बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो ये दोनों हम लोग हटा देते हैं। अब आपका 50-50 हो गया, ठीक है। अब 50-50 में हम लोगों को दो में से कौन सा आपको बिल्कुल सही लग रहा है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, या फिर बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति बनाने में, चयन करने में। तो दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट सही होगा कि बच्चों को पहले हम लोग प्रगति स्तर जानेंगे, उसके अनुसार हम लोग रणनीति बनाएंगे कि कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सही वाला, देखो सारे आंसर सही लगते हैं लेकिन आपको बिल्कुल सही वाला चूज करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत या व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन, उससे क्या संबंधित नहीं है। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये तो है ही मूल्यांकन। क्या पूछा गया, नहीं है, इसे बड़ा ध्यान रखना।
बच्चे बहुत गलत करते हैं, या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, तो ये सही हो सकता है ना कि ये बच्चों की उपलब्धि में केंद्रित है। इसके अलावा यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। तो सबसे सही यही है, जहाँ बच्चे की बुराई हो रही है तुरंत उसमें लगा दिए जाए, क्योंकि बच्चे की बुराई करके उसे डीमोटिवेट नहीं करना, उसे बढ़ावा देना है सिर्फ। तो क्या नहीं है मूल्यांकन का उद्देश्य? बच्चे की धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अब बच्चे को बताएंगे आप कि आप तो बिल्कुल बुद्धू हैं, आपके नंबर ऐसे आए हैं, तो इसका उपयोग ऐसे नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, बच्चे में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। क्या हो सकती है प्रतिभाशालिता के कारण? एक संसाधन समृद्ध वातावरण हो सकता है, या फिर सफल माता पिता हो सकते हैं, ये तो नहीं होगा। एक अनुशासित दिनचर्या हो सकती है, ये भी नहीं होगा। आगे आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हो सकती है, तो ये दोनों तो रॉन्ग कर देंगे। बचा एक संसाधन समृद्ध वातावरण या फिर प्रतिभाशालिता के पूछा गया है, तो अनुवांशिकता और वातावरण के बीच में एक अंतःक्रिया। तो दोस्तों अगर इस टाइप का आंसर आ रहा है कि अनुवांशिकता और वातावरण के बीच में परस्पर संबंध दिखाया जाता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन से भी इसे रिलेट करके देखेंगे तो बच्चों में प्रतिभाशालिता कब आती है? जब अनुवांशिक और वातावरण दोनों चीजें मिलती हैं। एक संसाधन समृद्ध वातावरण का ये है कि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उससे पढ़ने में मन तो नहीं लगेगा ना। तो पढ़ने में कब मन लगेगा? जब आपका वातावरण वैसा होगा या फिर आनुवांशिक रूप से आप वैसे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको उन्हें आंसर करना है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो अब जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, उन्हें कैसे कक्षा के माहौल की आवश्यकता होगी? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है ऐसे, या फिर उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जो भाषा प्रयोग करेंगे उनकी नेटिव जो लैंग्वेज हो उसे हतोत्साहित करे, मना करे कि ये वाली ना चलाओ यहाँ पे। बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, ये भी नहीं कर सकता है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो सामाजिक आर्थिक वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाने के लिए होती है, या उनके सांस्कृतिक और भाषाईकरण को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है? तो इसमें सबसे सही आंसर तो मुझे फर्स्ट वाला लग रहा है। आपको भी यही लग रहा होगा, क्योंकि अच्छा व्यवहार सिखाने के लिए ये कोई रूल नहीं हुआ कि उनका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर, और जल्दी से जल्दी देना है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्योंकि टाइम इतना होता ही नहीं है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, आगे उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या फिर शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अब बच्चा ऑलरेडी सृजनात्मक है, प्रतिभाशाली है, तो उसे क्या चाहिए? उसे अतिरिक्त समय तो देना नहीं पड़ेगा भाई। उनके प्रति स्नेह होने का नाता तो करना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी इतना जागरूक है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी कर देना, ऐसा क्योंकि ये तो टीचर का काम है। लेकिन शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग करके, उन्हें खाली निर्देश चाहिए टीचर से और मोटिवेशन चाहिए, वो अच्छा कर लेंगे। तो इसका आंसर यही सही हुआ। आगे देखते हैं, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? जो अति संवेदनशील हैं, जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, उनके लिए कौन सा तरीका यूज नहीं करना है हम लोगों को? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों का पेशकश करना, ये तो कर सकते हैं वैकल्पिक। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना, ये भी कर सकते हैं। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो ऑलरेडी बच्चा डरा हुआ है, उसे फटकार लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें भी आप गलती कर सकते हैं। पता कैसे? आप नहीं को भूल जाएंगे। अगर आप नहीं को भूल गए तो आप किसी और में टिक लगाएंगे, तो नहीं वाला बड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, प्रत्यास्थी होते हैं, या फिर विकलांग होते हैं। सोच अलग अलग है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है?
ना उन्हें डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है, ना प्रत्यास्थी हैं, ना विकलांग हैं और सृजनात्मक हैं। उन्हें अलग अलग सोच वाले बच्चे हैं, उनकी बिल्कुल अलग सोच है, अच्छा कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनमें सृजनात्मकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। कौन से तरीके से टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये तो सही है, रहना चाहिए। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी करना चाहिए। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछे, आस्क क्वेश्चन विद द कन्वर्जेंट आंसर, मतलब ऐसे उत्तर पूछना जिसमें बच्चों को सोचना ना पड़े। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपना विचार प्रक्रियाओं का चर्चा करना, ये भी करना चाहिए। तो हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए जिसमें बच्चों को कतई सोचना ना पड़े। अभिसारी अवसारी आपने पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ध्यान, डर, उत्तेजना या स्मृति। इसमें से काफी सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो डर है, फियर है, वो एक संवेग है। जब हमें डर लगता है, जब हमें अच्छा लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अधिक अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अब बच्चा कह रहा है मशीन से दूध निकल रहा है, तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जाहिर सी बात, बच्चा दूध बूथ से दूध खरीद रहा है, तो उसका अनुभव यही हुआ कि भैया दूध बूथ से ही दूध निकलता है, गाय दूध नहीं देती। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है, गाय तो देखा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गाय दूध देती है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, उसमें परिवार का कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे को खुद समझनी है ये सारी चीजें। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण है, नहीं बच्चे ने गाय तो देखी है, तो ऐसा नहीं कह सकते, बाहर भी निकला है। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो तरीका है, आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं खुद पेपर दे चुका हूँ, तो इन क्वेश्चन के मुझे बहुत अच्छे से आंसर पता है और अनुभव है। तो आप अपने दोस्तों, भाई बहनों और सगे संबंधियों, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर देना। आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल सके और आपके अपनों का भी भला हो सके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अलग अलग पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय का पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त, ऐसे जहां भी आते हैं जैसे दोहराना, समय पे पूरा करना, उसे पहले ही काट देंगे। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, या फिर कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाए रखना बच्चों शिक्षक की भूमिका नहीं है, डराना नहीं है, ऐसी माहौल बनाना है जिससे बच्चे अपने क्वेश्चन को कर सकें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा का समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। कौन सी कक्षा ऐसी है जो इनकरेज करती है रिच लर्निंग को, मतलब समृद्ध शिक्षा, जहाँ पे अच्छी शिक्षा हो रही है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया। ऐसी कक्षा होनी चाहिए जहाँ पे सारी पुस्तकें रखी हो और बच्चे किसी भी टाइम उसे उठा के पढ़ सकें। या फिर अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। या ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सप्ताह में एक बार लाया जाए, उसके बीच में अगर बच्चों का मन होता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आगे, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऐसी कक्षा आप क्या बनाएंगे जहां फिर पाठ्य पुस्तक से संचालन होता हो, अपना दिमाग ना लगाते हो। या फिर वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ऐसी भी कक्षा नहीं, सामग्री हमेशा बच्चों के पास रहनी चाहिए। तो ऐसी कक्षा बनाएंगे जहाँ पे खुली गतिविधि हो, लोगों को, बच्चों को बाल साहित्य पढ़ने, खेलने कूदने की सामग्री के कोई रोक टोक ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है।
हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।